नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी या ट्रंप अपने कदम पीछे खींचेंगे। अमेरिका में ही इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि अगले 48 घंटे में ही ईरान पर हमला हो सकता है। इस बीच खबर यह भी आई है कि दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत की तारीख सामने आ गई है। ट्रंप अब इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनके लिए अपने पैर पीछे खींचना आसान नहीं है। वहीं ईरान भी बता चुका है कि वो अमेरिका की किस डिमांड पर बात करने को तैयार है। कुछ हद तक उसकी मांग भी मान लेगा, और कौन सी वो मांग है जिस पर वो बात भी नहीं करेगा। इस बीच अमेरिका और इजरायली खुफिया एजेंसियां ईरान में सक्रिय हो गई हैं। इसका असर भी दिख रहा है। ईरान में एक बार फिर खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये प्रदर्शन ट्रंप को मौका देने के लिए हो रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रदर्शन के नाम पर ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। वैसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अभी तक ईरान सरकार ने कोई सख्ती नहीं दिखाई है। यह भी कह दिया है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहते हैं तो सरकार का रुख नरम ही रहेगा। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की कोशिश में अमेरिका और इजरायल, 57 मुस्लिम देशों ने किया विरोध। कहा, रेड लाइन पार करने की किसी को नहीं दी जा सकती इजाजत। मेक्सिको में ड्रग तस्कर की मौत के बाद हिंसा, 1.5 करोड़ के इनामी को सेना ने मारा। समर्थकों ने एयरपोर्ट मॉल में लगाई आग। बांग्लादेश की सेना में बड़ा बदलाव, यूनुस के करीबियों की छटाई। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन बोले, यूनुस सरकार में संविधान और कानून की उड़ी धज्जियां। और चलते चलते में देखेंगे एलियन के सीक्रेट से उठा पर्दा, अमेरिका के स्पेसशिप ने खोला राज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डेनमार्क ने ठुकराई अमेरिका की मदद, कहा ग्रीनलैंड को बाहरी मदद की जरूरत नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भेजा था हॉस्पिटल शिप। नेपाल में नहीं टलेंगे आम चुनाव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भंडारी ने अफवाहों को किया खारिज। बोले, चुनाव रोकने की खबर गलत, 5 मार्च को होगी वोटिंग। उत्तर कोरिया की राजनीति में अटकलों पर लगा विराम, तानाशाह किम जोंग को ही मिली जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी। बेटी को उत्तराधिकारी बनाने की चल रही थी चर्चा। रूसी राष्ट्रपति को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, पुतिन ने तीसरा विश्व युद्ध किया शुरू। युद्ध विराम की शर्तों पर जताई आपत्ति, कहा हारने के बजाय इस युद्ध को जीतकर खत्म करेगा यूक्रेन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैरान है कि आखिर मिडिल ईस्ट में इतने भारी सैन्य जमावड़े और राजनीतिक दबाव के बावजूद ईरान सरेंडर क्यों नहीं कर रहा। सरेंडर करना तो दूर, वो अमेरिका की शर्तों पर बातचीत तक को तैयार नहीं हो रहा है। जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत की तारीख आ गई है। 26 फरवरी को ओमान की मध्यस्थता में यह बातचीत होगी। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह कंफर्म करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत अब इस 26 फरवरी को जेनेवा में होगी। इसमें डील को फाइनल करने की दिशा में और आगे बढ़ने की पॉजिटिव कोशिश होगी। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर कोई डील होती है तो वो अमेरिका की तरफ से उस पर लगाए गए प्रतिबंध और परमाणु मुद्दे पर होगी। इसके अलावा किसी दूसरे मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी। खासतौर पर मिसाइलों को लेकर तो कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान के इस रुख के चलते ट्रंप पूरी तरह से हताश दिख रहे हैं। ट्रंप की हताशा का एक और बड़ा कारण ईरान के परमाणु बम के करीब पहुंचना बताया जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का समय दिया था कि अमेरिका की सभी शर्तों को मान लो, लेकिन यह समय अब अमेरिका पर ही भारी पड़ने वाला है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि शायद ईरान परमाणु बम बनाने से 1 हफ्ते दूर है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि ईरान परमाणु बम 1 सप्ताह में बना सकता है, तो फिर ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिन का समय क्यों दिया? क्या ट्रंप एक बार फिर ईरान को धोखा देने की कोशिश में है? पिछली बार भी अमेरिकी विमानों ने ईरान पर जब हमला किया था तो उससे 48 घंटे पहले ट्रंप का बयान आया था कि मैं इस बारे में 2 सप्ताह में फैसला लूंगा, लेकिन ट्रंप फैसला पहले ही ले चुके थे। और इस बार भी अगर ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिन का वक्त दिया है तो कहा यह जा रहा है कि वो हमले का फैसला ले चुके हैं। पूर्व सीआईए अधिकारी किरियाकोव ने भी यही दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने कोई भी समय सीमा दी हो, लेकिन वो इसका पालन नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस हमले की तैयारी कर चुका है और शायद 24 या 48 घंटे में अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। जंग करीब है, इसका दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी किया है।
उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कतर के अल उदीद बेस से सैकड़ों सैनिकों को ट्रांसफर किया गया है। नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर बहरीन में अमेरिकी फैसिलिटीज के नेटवर्क के साथ साथ इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी बड़े बदलाव देखे गए हैं। अमेरिका को डर है कि इस इलाके में अभी तैनात 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक जंग में फंस सकते हैं और ये ईरान का आसान निशाना बन सकते हैं। वैसे जंग की तैयारी अकेले अमेरिका नहीं कर रहा, ईरान भी इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। उसकी मिसाइल फैक्ट्रियां रात दिन काम कर रही हैं और अब खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान ने रूस के साथ बड़ी डिफेंस डील की है। इसमें ईरान हजारों की संख्या में कंधे पर रखकर दागी जाने वाली घातक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीदेगा। इस सौदे की अनुमानित कीमत 500 मिलियन यूरो बताई गई। इस डील पर पिछले साल दिसंबर में साइन हुआ था। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें मिलने के बाद ईरान अपने आसमान पर दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट को आसानी से मार गिराने की स्थिति में पहुंच जाएगा। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की डिलीवरी कब तक ईरान को मिलेगी, अभी ये हो पाई है या नहीं। वैसे ईरान ने रूस से Su-35 लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की भी सीक्रेट डील की है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि S-400 की 2 यूनिट रूस की तरफ से ईरान को सौंपी भी गई है, लेकिन Su-35 विमान को लेकर इस तरह की अभी तक कोई भी खबर नहीं है। इसके अलावा हाल ही में रूसी नेवी ने ईरान की नेवी के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट में संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया था। यानी इस बार जंग होगी तो वो बेहद खतरनाक रूप ले सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजराइल पर भड़के 57 देशों की। तो इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जिस तरह उसकी सेना ने गजा में तबाही मचाई, उसके बाद फलस्तीन के वेस्ट बैंक वाले हिस्से पर भी कब्जा जमाना चाहती है और अब उसके निशाने पर ईरान बना हुआ है और लेबनान में भी आए दिन इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक होती रहती है। यानी इजराइल एक के बाद एक देशों पर हमला कर रहा है, जंग के बहाने ढूंढ रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र की शांति भंग हो रही है। ऐसे में मिडिल ईस्ट देश चिंता में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच अमेरिकी राजदूत के बयान ने अरब देशों में इजराइल की इस विस्तारवादी नीति यानी ग्रेटर इजराइल के डर को और हवा दे दी है। आप जानते हैं कि अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने खुलेआम कहा है कि मिडिल ईस्ट के अधिकांश हिस्से पर अगर इजराइल कब्जा कर लेता है तो अमेरिका को कोई परेशानी नहीं होगी। यहूदियों का इस जमीन पर अधिकार है। उनके इस बयान से खाड़ी देश पहले से ही नाराज थे और अब 57 देशों ने इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के बहाने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलना चाहता है, खासकर ईरान को कमजोर करके। इससे मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। उनकी इस चिंता का कारण भी है क्योंकि इससे पहले भी मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल चुका है। 1917 में मिडिल ईस्ट के नक्शे में इजराइल का नामो निशान नहीं था। पूरा इलाका ब्रिटिश शासन के अधीन फलस्तीन कहलाता था। फलस्तीन के बीच बस कुछ यहूदी बस्तियां थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने जमीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 45% अरब राज्य, 55% यहूदी राज्य और यरूशलेम को अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने की योजना बनी। फिर 1948 में इजराइल बना और उसी के साथ युद्ध छिड़ गया, लेकिन युद्ध खत्म हुआ तो इजराइल अपने प्रस्तावित नक्शे से बड़ा हो चुका था। यह इजराइल का पहला विस्तार था और इसके बाद इजराइल का क्षेत्रफल बढ़ता ही गया और आज फलस्तीन नक्शे से गायब होने की स्थिति में पहुंच गया है। इन हालात में 57 देशों का समूह OIC, LAS और GCC जैसे संगठनों ने एकजुट रूप से इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने खुलकर कहा कि अरब की सीमाएं उनकी रेड लाइन है और इस रेड लाइन को तोड़ने की इजाजत वो अमेरिका को भी नहीं देंगे। यानी अब अगर अमेरिका ईरान पर हमले की कोशिश करता भी है तो उसे 57 देशों के खिलाफ भी जंग लड़नी पड़ सकती है, यानी तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन 57 देशों की सूची में कई देश अमेरिका के दोस्त भी हैं, यानी उसके लिए यह जंग आसान नहीं होगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि 57 देशों की एकजुटता को देख क्या अमेरिका और इजराइल अपने पैर पीछे खींचेंगे या मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की ये कोशिशें आगे बढ़ेंगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे मेक्सिको में भड़की हिंसा की। तो मेक्सिको में गृहयुद्ध छिड़ गया है। मेक्सिकन सेना और देश के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल के लीडर एल मेंचो के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। दरअसल 22 फरवरी को मेक्सिकन सेना ने एक ऑपरेशन के तहत दुनिया के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल एल मेंचो को ढेर कर दिया, लेकिन सेना की इस कार्रवाई के बाद पूरा मेक्सिको जल उठा।
जालिस्को समेत कई राज्यों में एल मेंचो के समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किया। कई जगह गाड़ियों में आगजनी की और घंटों तक हाईवे जाम कर दिया। उन्होंने एयरपोर्ट, पेट्रोल पंप और मॉल में भी तोड़फोड़ की, आगजनी की, जिसके बाद मेक्सिको के कई शहरों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। जालिस्को के गवर्नर पाब्लो लेमुस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है और सार्वजनिक परिवहन अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालात बिगड़ता देख एयर कनाडा ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी। भारत ने भी अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को सूचित किया है कि ग्वाडालाजारा और प्यूर्टो वलार्टा दोनों जगहों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यानी इसे घटना से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर एल मेंचो कौन था जिसकी मौत ने पूरे मेक्सिको को हिलाकर रख दिया है। तो नेमेसियो रूबन ओसेगुएरा सर्वेंटेस उर्फ एल मेंचो पहले एक पुलिसकर्मी था, लेकिन बाद में जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी CJNG का लीडर बन गया। ये गैंग इस वक्त मेक्सिको का सबसे बड़ा, तेजी से बढ़ता और सबसे खतरनाक गैंग है। उस पर अमेरिका में फेंटेनिल बनाने और तस्करी का आरोप था। अमेरिकी न्याय विभाग ने उस पर 2022 में आरोप तय किए थे। अमेरिका ने उसकी गिरफ्तारी पर $1.5 करोड़ का इनाम भी रखा था और मेक्सिको ने भी उसके नाम पर करोड़ों पेसों का इनाम घोषित किया था। सेना की इस कार्रवाई का मेक्सिको और अमेरिका के संबंधों पर बड़े पैमाने पर असर देखा जा सकता है। जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ वक्त से लगातार ड्रग कार्टेल के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं, उन्होंने मेक्सिको और क्यूबा को धमकी भी दी है कि वेनेजुएला के बाद अब उनके टारगेट पर ये दोनों देश हैं। ऐसे में एल मेंचो की मौत से मेक्सिको और अमेरिका के बीच जारी तनाव कम हो सकता है। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या मेक्सिको सरकार ने यह कदम ट्रंप के दबाव में उठाया है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम से मेक्सिको में हालात अस्थिर हो गए हैं। अब देश में शांति स्थापित करने के लिए मेक्सिको सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के साथ ही देश के अंतरिम प्रधानमंत्री रहे मोहम्मद यूनुस के सिर पर तलवार लटकने लगी है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP सरकार उनके खिलाफ जांच बैठा सकती है, ये चर्चा तो पहले से ही चल रही थी और अब जो खुलासा सामने आया है उसके बाद इन चर्चाओं को और बल मिल गया है। खुद राष्ट्रपति ने यूनुस के कार्यकाल की कड़ी निंदा की है और यूनुस की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। बांग्लादेशी अखबार कालीर कॉन्ठो के साथ इंटरव्यू में प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल मेरे लिए मुश्किल वक्त रहा। यह कहना गलत नहीं होगा कि शेख हसीना के जाने के बाद यूनुस ने मुझे जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की। मेरे कोसोवो और कतर के विदेश दौरे तक रोक दिए गए। मैं बांग्लादेश का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मुझे प्रेस रिलीज जारी करने तक की इजाजत नहीं थी। मैं किसी चर्चा में शामिल नहीं हुआ। वे कभी मुझसे मिलने नहीं आए। देश की शांति और व्यवस्था को स्थायी रूप से नष्ट करने और संवैधानिक शून्यता पैदा करने की कई कोशिशें की गई। अंतरिम सरकार के हेड के तौर पर यूनुस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई और कायदे कानून तोड़ते हुए अपनी मनमानी की। हालांकि मैं अपने फैसले पर अडिग था, इसलिए कोई साजिश सफल नहीं हुई। राष्ट्रपति ने एक तरह से उन सभी आरोपों पर मुहर लगा दी जो अवामी लीग और पूर्व पीएम शेख हसीना की तरफ से यूनुस सरकार पर लगाए जा रहे थे। ऐसे में अब यूनुस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। BNP सरकार उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है। वैसे पीएम तारिक रहमान के हालिया रुख से यह साफ हो गया है कि यूनुस के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तारिक ने देश की सेना में बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं। दरअसल बांग्लादेश का इतिहास रहा है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है वो अपने मुताबिक सैन्य अधिकारियों का भी चयन करती है, क्योंकि सेना और सरकार में समन्वय नहीं बैठा तो बांग्लादेश की सत्ता भी स्थिर नहीं रह पाएगी। लेकिन तारिक ने जो अहम बदलाव किए हैं उसमें प्रमुख तौर पर उन अधिकारियों को हटाया गया है जो यूनुस के करीबी माने जाते थे। बांग्लादेश के अखबार प्रोथम आलो की वेबसाइट के मुताबिक सेना में टॉप लेवल पर कई जरूरी पोस्ट में फेरबदल किया गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के करीबी माने जाने वाले जनरलों ने अहम भूमिकाएं संभाली हैं। सबसे अहम नियुक्ति आर्मी हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल MD मैनुर रहमान को इस पद पर लाया गया है, जबकि AFD के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरूल हसन की छुट्टी कर दी गई। इससे साफ है कि तारिक सेना पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं और साथ ही संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि तारिक यूनुस के कार्यकाल में हुई गलतियों को सुधारने की कवायद में जुट गए हैं। मौजूदा हालात में यह भी हो सकता है कि बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस के खिलाफ वो कोई बड़ा कदम भी उठाएं। यानी आने वाले वक्त में बांग्लादेश की सियासत में अभी और भी बड़े बदलाव आने तय हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एलियंस के सीक्रेट की।
तो दुनिया में अक्सर ही एलियंस की चर्चा होती रहती है। एलियंस पर कई फिल्में भी बनी हैं। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया का जादू तो आपको याद ही होगा, जिसमें एक एलियन होता है और वो धरती पर आ जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या हकीकत में धरती पर एलियंस आ सकते हैं जिन्हें हम देख पाएं? और इन सवालों के जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। इस बीच एलियन से जुड़ा जो राज अमेरिका ने सालों से छिपा कर रखा था, स्पेसशिप ने उससे पर्दा उठा दिया है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक पॉडकास्ट में एरिया 51 का जिक्र किया, जिससे सस्पेंस पैदा हो गया। लोगों के मन में सवाल है कि एरिया 51 कहां है और वहां अमेरिका ने क्या छिपा कर रखा है। कई दशकों से अमेरिका के नेवाडा में एक बेस एक्टिव है। यहां सीक्रेट टेस्ट होते हैं। अमेरिका तो बताता है कि यहां प्लेन के टेस्ट होते हैं, लेकिन इसे यूएफओ और एलियन से जोड़कर देखा जाता है। इसे ही एरिया 51 कहते हैं। यहां के रेगिस्तान में अमेरिकी एयरफोर्स का एक बेस है जो काफी गुप्त रखा गया है। यहां कुछ सीक्रेट काम होते हैं और हाईटेक एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती रही है। एक दिन स्पेस में गए यान से अनजाने में यहां की तस्वीर ले ली गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एरिया 51, एलियंस और यूएफओ यानी दूसरी दुनिया के अंतरिक्ष यान से संबंधित सीक्रेट जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया है, और जिसके बाद लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जानकारी देते हुए कहा कि लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए मैंने वॉर सेक्रेटरी और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट्स को एलियन और एलियंस लाइफ, यूएफओ आदि से जुड़ी सरकारी फाइलों को रिलीज करने को कहा है। 1955 से काम कर रही इस फैसिलिटी में U-2 और SR-71 ब्लैक बर्ड जैसे खुफिया प्लेन का टेस्ट किया गया है। 1968 में कई खतरनाक प्लेन का यहां टेस्ट हुआ। यहां अमेरिकी फाइटर्स के पायलट को ट्रेनिंग दी गई कि कभी रूसी फाइटर से सामना हो तो डॉग फाइट में उन्हें कैसे मात दी जाए। यानी जिस राज को अमेरिका छिपा रहा था, एक स्पेसक्राफ्ट से वो राज खुलते खुलते बचा। लेकिन यह जरूर पता चल गया कि वहां कुछ तो हो रहा है। 2024 में पेंटागन की एक गुप्त रिपोर्ट में बताया गया था कि 1950 और 60 के दशक में कई एडवांस्ड खुफिया प्लेन देखे गए थे। इसका दूसरी दुनिया के कथित यूएफओ से कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि आज भी इस सीक्रेट बेस के बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। खैर, नई फाइलों से शायद पता चल जाएगा कि नेवादा में क्या सच में कोई एलियन बेस है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।